लाइव हो गया है। Hello students, welcome to all of you on this very bright and relatively solid platform of Science World and Say Science Academy. स्टूडेंट प्लीज कमेंट करिए, ऑडियो वीडियो ठीक है ना? प्लीज कमेंट अबाउट ऑडियो वीडियो क्वालिटी। ओके, देखिए हम लोग पिछले क्लास में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की बात हम लोग किए थे और आई होप कि अब किसी भी एटम में या किसी भी एलिमेंट में उसकी पोजीशन निकालने में कोई प्रॉब्लम आप लोग को नहीं हो रही होगी। ठीक है ना? अगर हो तो बताइएगा। मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से कि अगर कोई एटॉमिक नंबर दिया जाए तो क्या आप उस एलिमेंट का ब्लॉक, पीरियड, ग्रुप एंड क्लास ये पता कर लेंगे ना? सिर्फ एटॉमिक नंबर गिवन है और आपको फाइंड करना है पीरियोडिक पोजीशन, मतलब पीरियोडिक टेबल में पोजीशन फाइंड करना है। मतलब बताना पड़ेगा आपको कि वो किस ब्लॉक का है, किस पीरियड का है, किस ग्रुप का है और किस क्लास का है। तो हम लोगों ने डिफरेंट क्वेश्चंस ले करके हम लोगों ने सारे ब्लॉक का हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया है और आई होप कि कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो रहा होगा। ठीक है ना? अच्छी बात है। लेकिन प्रैक्टिस आप और कर लीजिएगा, मतलब फिर दोबारा ये ना पढ़ना पड़े चीजों को। देखिए केमिस्ट्री के बेस पर कमांड तो इस तरह का होना चाहिए कि अगर नींद में भी हमको कोई जल्दी से उठा दे, पूछे तो हमारा सही आंसर आए। इसको कहते हैं कमांड। कि हम गहरी नींद में सोए हैं, किसी ने झटके में जगाया और पूछ लिया तो आंसर सही ही निकले, तब समझिए कि आपका कमांड अच्छा है सब्जेक्ट पे। और केमिस्ट्री के इन 4 चैप्टर पे कमांड आपका इसी नेचर का होना चाहिए। कौन कौन चैप्टर? स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कम से कम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाली चीज जो है, पूरी पीरियोडिक प्रॉपर्टी वाले चैप्टर पर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला जो बात है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले जा रहे हैं, इस पर जो बात हम करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग पे और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। इस पर अगर हम बहुत अच्छा कमांड कर लिए तो बाकी केमिस्ट्री पढ़ने में कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। और जो लोग केमिस्ट्री को दोष देते हैं, केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी बोरिंग है, बकवास है, भूल जाती है, सही में उन्होंने केमिस्ट्री को समझा ही नहीं। बस इन 4 चैप्टर पे आप कमांड मास्टर लेवल का करिए। कोई चीज पढ़िए तो तुरंत तुरंत लगाइए, वर्ड लगाइए, क्या, क्यों, कैसे, है ना? इन क्वेश्चन वर्ड से लव करिए। कहीं कोई आता है ऐसा होता है तो व्हाई दिस हैपेंस, वेयर दिस हैपेंस, व्हेन दिस हैपेंस, इस तरह का सोचिए और ऐसे करके पढ़ के देखिए, तब उस कंडीशन में जो बचा चैप्टर केमिस्ट्री का है या सिलेबस है वो पढ़ने में बड़ा मजा आपको आएगा। चलिए आज हम बात कर रहे हैं आपसे पीरियोडिसिटी क्या है और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। इसके पहले एक वर्ड मैं बता दूं आपको, आप लोग पीरियोडिक लॉ पढ़े हैं। जब आप लोग 10th क्लास में जब पढ़े थे उसमें कहा गया था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मतलब ये हुआ कि एलिमेंट की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो उसके एटॉमिक मास पे डिपेंड करती हैं, ऐसा कहा गया था। बाद में मोजले ने कहा कि नहीं ये गलत है। उन्होंने प्रूफ किया कि नहीं, एटॉमिक मास नहीं बल्कि एटॉमिक जो नंबर होता है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एटम होता है। तो वहां से आपका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आता है और वहां पे तब कहा गया था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तब वहां पे एटॉमिक नंबर को मान लिया गया फंडामेंटल प्रॉपर्टी। आगे चल के पता चला कि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस होते हैं, स्पेशली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो पता चला कि एक्चुअली है क्या कि पूरा एटॉमिक नंबर मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं, बल्कि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ वैलेंस शेल का है वो डिसाइड करता है कि प्रॉपर्टी ऑफ एटम क्या होगी। तो आज हम ये क्या कह सकते हैं कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एटम। ये लाइन आप याद रखिए कि किसी भी एटम की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती हैं वो उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पर डिपेंड करती हैं। मतलब ये हुआ कि अगर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर हमको लिखने आता हो और उसको एक्सप्लेन करने आता हो
तो हम किसी भी एटम की प्रॉपर्टी को ढंग से बता पाएंगे। अभी आज हम आपसे बात करने वाले हैं पीरियडिसिटी की। बोर्ड पे लिखा हुआ है पीरियडिसिटी एंड पीरियडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। पीरियडिसिटी का मतलब ये होता है, ध्यान दीजिएगा, एक सर्टेन इंटरवल पर किसी पर्टिकुलर इवेंट का रिपीट होना, यानी रीअकरेंस या रिपीटिशन ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टी आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल। एक निश्चित समयांतराल के बाद उसी प्रॉपर्टी का बार बार आना कहलाता है पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी। जैसे मान लीजिए आप लोगों का बर्थडे है, डेट, तो आप लोगों का बर्थडे क्या होता है, एक साल के बाद कोई फिक्स दिन होगा, एक साल के बाद उस तिथि पर आ जाता है। जैसे मान किसी का, मान लीजिए किसी का 15 मार्च है, तो 15 मार्च को मान लीजिए उनका बर्थडे मनाया गया, ढंग से आपने एंजॉय किया, तो क्या अब हमेशा के लिए आप फिर दुखी हो जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जस्ट वेट फॉर 1 मोर ईयर, और एक साल के बाद फिर से दोबारा वो दिन आएगा 15 मार्च का, बर्थडे फिर सेलिब्रेट करेंगे। ऐसे भगवान करे आप सैकड़ों अपना बर्थडे सेलिब्रेट करें। इसी प्रकार से हम कह रहे हैं, मान लीजिए आपको सनराइज बड़ा अच्छा लगता है, तो सनराइज मान लीजिए आप आज नहीं देख पाए, तो क्या फिर देखने को नहीं मिलेगा? मान लीजिए आप सो गए, कोई बात नहीं, जस्ट वेट फॉर 24 आवर्स, 24 घंटे के बाद जाके फिर दोबारा सूर्योदय होगा। यानी हर 24 घंटे के बाद आप जानते हैं सूर्योदय होता है, सनराइज होता है। इसका मतलब सनराइज क्या है? सनराइज करने, सनराइज होना क्या है? पीरियडिक प्रॉपर्टी है, पीरियडिसिटी इसमें पाई जा रही है ना, पीरियडिसिटी पाई। जैसे सनसेट मान लीजिए, सूर्य का डूबना, सूर्यास्त होना, वो भी जानते हैं कि हर 24 घंटे के बाद सूर्य जो है डूबता भी है, ठीक ना? 24 घंटा नहीं बल्कि 12 घंटा में। जैसे मान लीजिएगा आप सुबह आपका सूर्योदय हुआ, तो जस्ट 12 घंटे बाद क्या होगा? सूर्यास्त होगा, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ? इस तरह से हर, जैसे मान लीजिए आपका सुबह आपका 7 बजे सूर्य निकला है, तो सूर्य डूबने का भी एक निश्चित समय होगा, उस समय के बाद फिर से आप क्या होगा? सूर्य यहाँ पर सूर्य डूबेगा, फिर 24 घंटे बाद फिर दोबारा सूर्य डूबेगा, फिर 24 घंटे बाद फिर दोबारा सूर्य डूबेगा। ऐसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि आपको फरवरी का महीना बड़ा अच्छा लगता है, तो फरवरी का महीना अगर बीत गया तो फिर दोबारा भी तो फरवरी आएगी। जस्ट वेट फॉर 12 मंथ्स, 12 महीने के बाद फिर दोबारा फरवरी आएगी, फिर दोबारा फरवरी आएगी, फिर दोबारा फरवरी आएगी। जैसे मान लीजिए आपको संडे बड़ा अच्छा लगता है, तो हर 7वां दिन संडे होता है, संडे, जस्ट वेट फॉर 7 मोर डे, फिर दोबारा आएगा संडे, फिर दोबारा आएगा संडे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमने जितने एग्जाम्पल लिया, चाहे सनराइज का लिया, चाहे सनसेट का लिया, चाहे किसी पर्टिकुलर मंथ का आना हुआ, चाहे किसी पर्टिकुलर डे का आना हुआ, चाहे किसी पर्टिकुलर डेट का आना हुआ, आप देख रहे हैं कि क्या इनके अंदर पीरियडिसिटी पाई जा रही है। एक निश्चित इंटरवल के बाद बार बार अपीयर हो रही हैं। इसी तरह से अब केमिस्ट्री की बात करिए, आप सिंपली पीरियड्स में बढ़ते हुए, लेफ्ट राइट बढ़ते हुए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए। कौन सा? वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और आप लिख के देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में भी पीरियडिसिटी देखने को मिलती है। जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं, पहला पीरियड में कौन सा आपका है? पहले पीरियड में आप जानते हैं हाइड्रोजन हीलियम होता है ना, हाइड्रोजन हीलियम। तो हाइड्रोजन का क्या होता है? मैं ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ पर होता है 1s1, और हीलियम आता है अंत में। यहाँ पर यहाँ क्या मिलता है? हीलियम का मिलता है हम लोग को 1s2। तो 1s1 और 1s2 ये आपका फर्स्ट पीरियड का हो गया। अब जरा सेकेंड पीरियड में आइए, ये आपका था फर्स्ट पीरियड। सेकेंड पीरियड में कौन कौन है? हम सब लोग जानते हैं कौन कौन है। देखिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, इसके बाद से ऑक्सीजन, फिर यहाँ फ्लोरीन, फिर यहाँ पे नियान। यही है ना? ये है। अब आप लिख के देखिए, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? इसका 3 होता है। देखिए, इसका 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 3 होता है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 हो गया। आपको वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और आप इसके मास्टर बन चुके हैं। तो इसका क्या पाएंगे आप? तो आप जानते हैं इसका हमको मिलेगा, इसका मिलेगा क्या? लिथियम क्या मिलेगा आपको? आप लिख के देखिए, यहाँ पर मिलेगा आपको 2s1, यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ पर 2s2, यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ मिलेगा 2s2 एंड 2p1। सब लिख के देख लीजिए अपना। यहाँ कार्बन क्या मिलेगा? 2s2 और 2p2। तो s2 सब में कांस्टेंट है, खाली p बदलेगा, है ना? तो s2 मैं कॉमन करके छोड़ दे रहा हूँ, s2 लिख नहीं रहा हूँ। यहाँ क्या मिलेगा हमको? यहाँ मिलेगा 2p3।
ध्यान दीजिएगा बगल में S2 रहेगा, उसमें छोड़ रहा हूँ, सब में आ रहा, कॉमन है। यहाँ क्या मिलेगा 2p4, यहाँ क्या मिलेगा हम लोग को 2p5, 2p5, यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ लास्ट मिलेगा 2s2 और 2p6, ये मिलेगा। बस एक पीरियड आप और लिख दीजिए, थर्ड पीरियड वाला। हम आते हैं थर्ड पीरियड पर। थर्ड पीरियड में कौन सा मिलता है, यहाँ मिलता है सोडियम, इसके बगल में मैग्नीशियम, यहाँ पर एल्यूमिनियम, यहाँ पे सिलिकॉन, यहाँ पे फास्फोरस, यहाँ पे सल्फर, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे आर्गन। चलिए लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर। तो वही लिखना है आपको, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 3s1। अगर मैं एटॉमिक नंबर लिख दूँ, यहाँ क्या मिलता है, यहाँ पर मिलता है 11, 11 होता है, इसका 12 यानी 12, ऐसे यहाँ पे 13 होता है, यहाँ 14, हियर इट इज 15, 16, 17 एंड 18। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर हम लोगों ने सफिशिएंट प्रैक्टिस किया है, इसलिए आपको अब यहाँ पे कोई डाउट हो नहीं रहा होगा। तो चलिए मैं किसका लिख रहा हूँ, मैं खाली वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ, और से हमारा कोई मतलब नहीं है। वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन की हम बात इसमें आपसे कर रहे हैं। चैट ढक गया है क्यों, चैट ढक गया है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो यहाँ मिलेगा 3s1। अब देखिए जो ऊपर है वही नीचे नहीं मिलेगा, खाली बस क्योंकि नंबर ऑफ पीरियड बदल गया ना, जो यहाँ पर ऊपर है वही एग्जैक्टली नीचे मिलेगा। लिख के आप खुद देख लीजिए, बस अंतर यहाँ पर 2s1 था, यहाँ पर मिलेगा 3s1, यहाँ पर क्या 2s2, यहाँ पर मिलेगा 3s2, लिख के खुद देख लीजिए 3s2। यहाँ पर आपका 2s2 2p1, यहाँ क्या मिलेगा 3s2 3p1, यहाँ मिलेगा 3s2 एंड 3p1। जो ऊपर है वही एग्जैक्टली मिलेगा, खाली नंबर ऑफ पीरियड बदला है, वही आपका 2 का 3 यहाँ पर हो जाएगा। जो पीरियड नंबर रहता है वही होता है नंबर ऑफ वैलेंस शेल, आप सब जानते हैं। यहाँ पर 2s2 2p, यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा आपको 3s2 और 3p2, यहाँ पर मिल जाएगा। ऐसे यहाँ पर देखिए s2 में कांस्टेंट मान के छोड़ रहा हूँ, खाली p लिख रहा हूँ। यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 3p3, हालांकि इसके पहले क्या रहेगा 3s2 रहेगा ना, आप चाहे लिख लीजिए। यहाँ पर आपका 2p4 था, यहाँ मिलेगा आपको 3p4, यहाँ पर था 2p5, यहाँ पर मिलेगा 3p5, ऐसे यहाँ पर था 2p6, यहाँ पर मिलेगा 3p6। तो कम से कम 3 पीरियड तक का आप सिंपली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, ठीक है ना। अब मैं जो कह रहा हूँ सुनिए, लेफ्ट से राइट में बढ़िए, और आपने पढ़ा होगा एक मैजिक नंबर लिखा जाता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ मैजिक नंबर क्या है। तो मैजिक नंबर आप जानते ही हैं, मैजिक नंबर होता है क्या, 2, 8, 8, 18, 18 और 32, यही होता है मैजिक नंबर। इसको आप रट लीजिए, 2, 8, 8, 18, 18, 32। अब देखिए अगर मैं पीरियड में जाता हूं लेफ्ट से राइट, तो यहाँ पर मिला हमको 1s1, यहाँ क्या मिला 1s2। अगर आपको 1s1 फिर दोबारा चाहिए, ध्यान दीजिए 1s1, तो आप देखेंगे जस्ट इस 2 के इंटरवल के बाद आपको फिर 1s1 मिलेगा। देखिए यहाँ पर आपका 1s1 है ना, गिनिए 1, और यहाँ पे आ गए हम 2, देखिए यहाँ पर मिल गया आपको s1, 2s1 मिल गया, ठीक है ना। अगला s1 कब मिलेगा, अगला मैजिक नंबर है 8, जस्ट गिनिए, इसके ठीक 8 के बाद फिर आपको s1 मिलेगा, गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, देखिए फिर आपको s1 मिला 3s1, ठीक है ना। ऐसे अगर आप इसके नीचे फिर दोबारा लिखे होते फोर्थ पीरियड में, तो आप जानते हैं पोटेशियम आता है ना, उसका भी होता है, उसका होता है 4s1, गिनिए यहाँ पे कितने मिलेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसके ठीक नीचे क्या मिलेगा पोटेशियम, कितना होगा उसका होता है 4s1, यानी s1 मिलेगा, ठीक। मैं फिर रिपीट कर देखिए, जैसा आपका यहाँ पे s1 है ना, तो जब हम लेफ्ट से राइट चलते हैं तो इन मैजिक नंबर यानी इन फिक्स इंटरवल के बाद एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की पीरियडिसिटी होती है, मतलब फिर से दोबारा वही अपीयर होता है, रीअपीयर होता है। जैसे यहाँ पे s1 है तो गिनिए जस्ट 2 के बाद यहाँ पे s1 है, गिनिए 1 एंड 2 पे फिर s1 मिला। अब इस 8 के बाद फिर आपको s1 मिलेगा, गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, फिर s1 मिला।
ऐसे फिर गिनते जाइए, फिर आपको मिलेगा यहाँ पर 4s1 मिलेगा। ऐसे मान लिया आपको s2 चाहिए, चलिए s2 पे आते हैं, ये हमारा s2 है, ये s2 है ना, देखिए s2 है। जस्ट गिनिए आपको s2 क्या मिलेगा, फिर मिलेगा, कब मिलेगा, इस 2 के इंटरवल पर। गिनिए कैसे, s2 है, देखिए यहाँ पे 1 और 1 2, देखिए यहाँ पे s2 मिला, ठीक है ना। फिर 8 के इंटरवल पर फिर s2 मिलेगा, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, देखिए फिर आपको s2 मिला। फिर 8 के इंटरवल पर फिर से आपको s2 मिलेगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप फर्स्ट पीरियड से सेकेंड पीरियड पर जाते हैं तो 2 के इंटरवल के बाद उसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रिपीटिशन होता है। जैसे S1 है तो 2 के इंटरवल के बाद फिर S1 मिलेगा, अगर S2 है तो 2 के इंटरवल बाद फिर से आपको S2 मिलेगा। लेकिन जब आप देखिए कब किसके लिए, ये 2 किसके लिए है, जब हम फर्स्ट पीरियड से सेकेंड पीरियड पे जाएंगे। 8 किसके लिए है, जब हम सेकेंड से थर्ड पीरियड पर जाएंगे, 1 है। अगला 8 किसके लिए है, जब हम थर्ड पीरियड से फोर्थ पीरियड पर जाएंगे। 18 किसके लिए है, जब हम फोर्थ से फिफ्थ पर जाएंगे। अगला 18 जब फिफ्थ से सिक्स्थ पे जाएंगे। और 32 कब आएगा, जब हम सिक्स्थ से सेवन पीरियड पर जाते हैं। अच्छा ये अंतर देखिए बदलता क्यों है, 8 का 18 क्यों हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो 8 का 18 इसलिए हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, कि वहां पर आपका डी ब्लॉक की शुरुआत हो जाएगी, यानी डी ऑर्बिटल की शुरुआत हो जाएगी। और आप जानते हैं कि डी ब्लॉक की एक लाइन में कितने एलिमेंट होते हैं, 10 एलिमेंट होते हैं ना, इस वहां पर 8 का बढ़ के 18 हो जाता है। अगली लाइन में भी वही 18 रहता है, क्योंकि अभी एफ नहीं आता है। फिर 18 से बढ़ करके 32 कैसे हो गया, तो इसके बाद क्या होता है, उसके बाद असल में वहां पे एफ ऑर्बिटल आ जाता है और एफ ब्लॉक के एलिमेंट आ जाते हैं। इसलिए वहां पे 18 प्लस 14 वहां पर 32 हो जाता है। तो क्या हम इस नोड पे ये कह सकते हैं कि जब हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो सर्टेन इंटरवल के बाद वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोबारा रीअपीयर होता है। यहाँ पर S1 तो 2 के बाद फिर S1, 8 के बाद फिर वही S1, 8 के बाद फिर वही S1, 18 के बाद फिर वही S1, 18 के बाद फिर वही S1 और 32 के बाद फिर दोबारा वही S1 आएगा। या अगर आप मान लीजिए अगर आपको S2 P2 चाहिए, देखिए ऐसा क्या करेंगे, 8 के बाद फिर वही S2 P2, 8 के बाद फिर वही S2 P2, 18 के बाद फिर वही S2 P2, ऐसे आएगा। तो ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है आपको कि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या होता है, रीअपीयरेंस होता है आफ्टर सर्टेन इंटरवल। वो इंटरवल क्या है आप रट लीजिए, जब फर्स्ट पीरियड से सेकेंड पीरियड में जाएंगे तो इंटरवल बनेगा आपका 2, सेकेंड से थर्ड पे जाएंगे तो 8, थर्ड से फोर्थ पर अगेन 8, फोर्थ से फिफ्थ के लिए 18, फिफ्थ से सिक्स के लिए अगेन 18 और 6 से लास्ट 7 के लिए 32 होता है। इन्हीं फिक्स्ड इंटरवल को हम लोग मैजिक नंबर कहते हैं। ठीक, एक बात और समझिए, इस मैजिक नंबर का एक और फायदा है। मान लीजिए अगर आपको खाली एटॉमिक नंबर 1 आपको मालूम हाइड्रोजन का होता है ना, तो बाकी सबका एटॉमिक नंबर याद करने की जरूरत भी नहीं है। हालांकि वैसे हो ही जाएगा, क्या करेंगे, इस एक में वाला 2 जोड़ दीजिए, देखिए इसका एटॉमिक नंबर 3 आ गया, इसमें 8 जोड़िए तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, फिर अगला 8 जोड़ेंगे अगला आ जाएगा, फिर 18 जोड़ेंगे अगला आ जाएगा, अगला 18 जोड़ेंगे उसके नीचे वाला आ जाएगा और लास्ट में 32 जोड़ देंगे तो अंतिम वाला आ जाएगा। यानी पहला एलिमेंट का हमको एटॉमिक नंबर अगर मालूम हो जाए तो बस उसमें 2 जोड़ने पर ये मिलेगा, 8 जोड़ने पर अगला मिलेगा, 8 जोड़ने पर फिर अगला मिलेगा, 18 पे अगला मिलेगा, 18 पे अगला मिलेगा, 32 पे अगला मिलेगा। ठीक ना, तो इस तरह से हम वहां पे एक का एटॉमिक नंबर याद करके बाकी सबका एटॉमिक नंबर आसानी से हम लिख सकते हैं। ठीक, तो अगर मैं कंक्लूजन ड्रा करूं तो मैं यही कहूंगा क्या कि किसी पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो सर्टेन इंटरवल के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही वाला रीअपीयर होता है। तो जिस प्रकार से हमने कहा कि हर 24 घंटे के बाद क्या होता है, सनराइज या सनसेट होता है, उसको हम लोगों ने कहा था पीरियडिसिटी ऑफ इवेंट। हर 7वां दिन आपका, हर 7 दिन के बाद संडे आता है, हर 12 महीने के बाद फरवरी आती है, यही होता है ना। तो उसी तरह से इन सर्टेन इंटरवल के बाद ये वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपीयर हो रहे हैं, रीअपीयर हो रहे हैं। अगर यहाँ पे S2 है तो ऐसे घूमते जाइए फिर आपको S2 मिलेगा,
ऐसे फिर घूम के जाए, फिर आपको दोबारा H2 मिलेगा। तो इस तरह से क्या हुआ कि सर्टेन वैलेंस से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रीअपियर हो रहा है। तो इसी रीअपियरेंस ऑफ सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आफ्टर सर्टेन इंटरवल को ही हम कहते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हमने क्या कहा कि रीअपियरेंस ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आफ्टर सर्टेन इंटरवल, एक निश्चित इंटरवल के बाद उसी प्रकार के वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का उत्पन्न होना या अपीयर होना कहलाता है क्या, पीरियोडिसिटी इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और हमने शुरू में ही आपसे कहा था कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही एटम की प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है। अब बताइए, अगर यहाँ पर आपको H2 मिला और 8 के बाद फिर H2 मिला, तो क्या जैसी प्रॉपर्टी इसकी बेरिलियम की होगी उसी से मिलती जुलती मैग्नीशियम की नहीं होगी? होनी चाहिए, क्योंकि जैसा वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का H2 है वैसा इसका भी है। तो जब सर्टेन इंटरवल के बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का रीअपियरेंस होता है, इसका मतलब कि उस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से जो जो प्रॉपर्टीज गवर्न होती होंगी उन प्रॉपर्टी का भी या सिमिलर प्रॉपर्टी का भी रीअपियरेंस होता है। और ऐसी सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के जैसे ही या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की ही तरह सर्टेन इंटरवल पे क्या होती हैं, रीअपियर होती हैं, उन्हीं प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्या, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। मतलब सर्टेन इंटरवल के बाद उसी इवेंट का बार बार रीअपियर होना, प्रकट होना कहलाता है पीरियोडिसिटी। अगर वो बात केमिस्ट्री की है तो सिमिलर टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कोई ले लीजिए, मान लीजिए आपको H2 ले लीजिए, क्या मिलेगा, 8 के बाद फिर H2 मिलेगा, 8 के बाद फिर H2 मिलेगा, 18 के बाद फिर वही मिलेगा, 18 के बाद फिर वही मिलेगा, 32 के बाद फिर वही मिलेगा। तो सिमिलर काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक सर्टेन इंटरवल के बाद रीअपियर होता है। उसी तरह से कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती हैं उनमें भी इस तरह की पीरियोडिसिटी देखने को मिलती है, और ऐसी सारी की सारी प्रॉपर्टी कहलाती है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे व्हाट इज पीरियोडिसिटी। पहले केमिस्ट्री से बाहर जाकर सोचिए, पहले अपने बर्थडे शुरू करिए, अपने जन्मदिन से। आपका जन्मदिन मान लीजिए 15 मार्च को है, तो फिर ठीक 1 साल के बाद फिर दोबारा 15 मार्च आएगा, 1 साल के बाद फिर दोबारा 15 मार्च आएगा। ऐसे आपको संडे बड़ा अच्छा लगता है, तो हर 7 दिन के बाद फिर संडे, 7 दिन के बाद फिर संडे, 7 दिन के बाद फिर संडे। फरवरी अच्छी लगती है, 12 महीने के बाद फिर फरवरी, फिर फरवरी, फिर फरवरी आती है। तो इसका मतलब एक निश्चित अंतराल के बाद, एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद उसी घटना का बार बार आना कहलाता है उस घटना की, जिसको हिंदी में कहते हैं पुनरावृत्ति, उसी को हम यहाँ कहते हैं पीरियोडिसिटी, अथवा हिंदी में आवर्तता कहते हैं, आवर्तता। अब आप क्या करेंगे, आप साफ साफ यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3-4 पीरियड का ले लीजिए और साफ साफ थोड़ा सा देखिए, जैसा ये नंबर रख लीजिए 2, 8, 8, 18, 18, 32, ये मैजिक नंबर कहलाते हैं। तो 2 के बाद आप जब आप लेफ्ट से राइट जाएंगे तो देखेंगे कि 2 के बाद फिर वही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फिर दोबारा आएगा। फिर आप आगे बढ़िए, 8 के बाद फिर दोबारा वही आएगा, फिर आगे बढ़िए 8 के बाद फिर दोबारा वही आएगा, फिर आगे बढ़िए 18 के बाद फिर दोबारा वही आएगा। इसका मतलब सर्टेन इंटरवल के बाद वही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बार बार रीअपियर होता है। तो इस रीअपियरेंस ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की पीरियोडिसिटी। और शुरू में आपको हम बता चुके हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है। तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टी भी होती हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की जैसे ही सर्टेन इंटरवल के बाद रीअपियर होती हैं, और ऐसी प्रॉपर्टी कहलाती है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। और इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में मेन है, आप जानते हैं, एटॉमिक आयनिक रेडियस, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मेटालिक कैरेक्टर, वैलेंसी, ऑक्सीडेशन नंबर एंड सो ऑन, ढेर सारी प्रॉपर्टी होती है। तो क्या आप लोग पीरियोडिसिटी का मतलब समझ गए? क्या आपको साफ साफ इन इंटरवल के बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में पीरियोडिसिटी दिख रही है? अगर कोई डाउट हो बताइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर हम लोग ढेर सारी बातें सीखेंगे। और खाली यहाँ पर डिफिनेशन नहीं पढ़ेंगे, कोई एक पर्टिकुलर हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी लेंगे और उसी का उपयोग करके उस एटम की ढेर सारी प्रॉपर्टी को हम डिड्यूस करेंगे, प्राप्त करेंगे। तो अगर कोई डाउट हो बताइए, जैसा हो कमेंट पे, आपके हम कमेंट देख रहे हैं। सर क्यों आ गया?
क्या है ये? बोलिए, क्या आप लोगों को पीरियाडिसिटी दिख रही है? नेहा को तो भाई समझ में आ गया, और बाकी जो लोग बताइए, क्या आपको दिख रहा है? चंचल को समझ में आ गया कि एटॉमिक या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पीरियाडिसिटी दिख रही है ना? मैंने दिखा भी दिया। जैसे अगर आपको P4 चाहिए तो क्या करेंगे? जस्ट गिनिए यहाँ से 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर आगे P4। तो सर्टेन इंटरवल के बाद वैसा ही वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपीयर होता है, इसी का नाम है पीरियाडिसिटी। ठीक है भाई अंशिका, क्लियर है ना? हाँ हम डिफिनेटली लिख दे रहे हैं, समझ गया आप लोग ना? देखिए समझना मेन बात है। हमारे लेक्चर को आप लोग ढंग से सुनिए और समझिए। लिखने की बात हम लिखेंगे, हम पूरी बात लिखेंगे, लेकिन लिखने वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट नहीं है। लिखना तो कोई बुक उठा करके आप खुद छाप लीजिए, दुनिया भर का मैटर मार्केट में भरा पड़ा हुआ है, लेके लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, वो तो ठीक, हम भी लिखेंगे, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन समझने पे ज्यादा जोर दीजिए। आप समझना मेन है कि आप महसूस कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं व्हाट इज पीरियाडिसिटी। आपको दिख रहा है ना कि 2 के बाद वही कन्फिगरेशन फिर दोबारा अपीयर हुआ, 8 के बाद फिर वही, फिर दूसरे 8 के बाद फिर वही। अगर आपको पूरा देखना है, सारा 18 और 32 देखना है, तो क्या करिए, सारे के सारे 7 पीरियड का लिख डालिए, तब आप फील करेंगे, सब आपको दिखाई पड़ जाएंगे। सब्जेक्ट को फील करना ज्यादा जरूरी है, बाकी लिखना पढ़ना मैटर की जहां तक बात है, डिफिनेशन की बात है, तो सबके पास बुक्स हैं, सबके पास नोट्स है, कहीं से मिल जाएगा। मेन बात है जो सब्जेक्ट आपका है वो फील कर लीजिए, आप महसूस करिए कि हाँ ऐसा होता है। हाँ ठीक है, हम तो लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं, हम लिखेंगे हर चीज। देखिए हम बुकिश लैंग्वेज के भरोसे आपको नहीं छोड़ेंगे, ध्यान दीजिए। बुक की बात ठीक है, वो बुकिश लैंग्वेज हम आप उसके भरोसे आपको नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी भाषा में लिखेंगे, लेकिन आप महसूस करें, इसको समझें, ये ज्यादा जरूरी है। चलिए लिख रहे हैं तो ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम इसकी डिफिनेशन लिख दे रहे हैं। देखिए सारी बात आपके सामने थी बोर्ड पे, ठीक, यानी आप उसको देख लिए। तब अब रेफरेंस देने की कोई जरूरत नहीं, एज इट इज क्वाइट क्लियर फ्रॉम द गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो तो कोई जरूरत है नहीं, तो कोई बोर्ड का नोट है नहीं, वो आप जानते हैं जैसा दिए गए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से स्पष्ट था। वो क्या था आप देख चुके, हम डायरेक्ट आ रहे हैं। क्या होता है कि रीअपियरेंस, ध्यान दीजिए, हम इसमें बात आप कर ले रहे हैं पीरियाडिसिटी इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसकी बात हम कर ले रहे हैं, और ये बात आप देख चुके हैं कि हाँ होता है। तो क्या चीज है, एक निश्चित इंटरवल के बाद सिमिलर टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रीअपियर होना, है ना, वही लिख रहे हैं। क्या रीअपियरेंस ऑफ, फिर से आना, बार बार आया था, रीअपियरेंस ऑफ क्या, सिमिलर टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक ही जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिमिलर टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कब अपीयर होता है, आफ्टर सर्टेन इंटरवल, वो इंटरवल फिक्स है, आफ्टर सर्टेन इंटरवल्स, और वो इंटरवल्स आपको याद कर लेने हैं। इंटरवल्स और कौन कौन से, 2 8 8 18 18 और 32। ये बात याद रखना है कि ये 2 कब के लिए है, जब हम फर्स्ट पीरियड से सेकंड पीरियड जाएंगे तब के लिए 2 है ना, जब सेकंड से थर्ड पर जाएंगे तब के लिए पहला वाला 8, थर्ड से फोर्थ पीरियड पर जाएंगे तो दूसरा वाला 8, फोर्थ से फिफ्थ पर जाएंगे तब 18 का गैप मिलेगा, फिफ्थ से सिक्स पर जाएंगे तो 18 का गैप मिलेगा, और जब 6 से 7th पर जाएंगे तब आपको ये 32 वाला गैप मिलेगा।
अब खुद से पूछिए कि फर्स्ट से सेकंड पर तो 2 का गैप था, एक गैप बढ़ के 8 कैसे हो गया। तो फर्स्ट से सेकंड में खाली एस सबसेल इन्वॉल्व था, जहां 2 इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे। उसके बाद से पी इलेक्ट्रॉन या पी सबसेल शामिल हो जाएगा। अब पी में कई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 और 6 मिलकर हो जाएगा 8। ठीक है ना। ऐसे जब सेकंड से थर्ड पर जाएंगे तब भी आपका वही पी एस और पी ही रहेंगे, तो बदलता नहीं है। लेकिन जैसे ही आप थर्ड से फोर्थ पर जाएंगे तुरंत क्या हो जाएगा, डी ऑर्बिटल भी आ जाएंगे, और डी के आते ही आप जानते हैं 10 इलेक्ट्रॉन और जुड़ जाएंगे, तो वही 8 का हो जाता है, 8 और 10 18 हो जाता है। फिर आगे 18 रिपीट क्यों होता है कि उसके अगले पीरियड में जाने पर भी कोई नया सबसेल जुड़ता नहीं है, बस एसपीडी ही रहते हैं। फिर आगे चल के 18 से 32 कैसे हो गया, तो उसका मतलब क्या हुआ कि जब आप जाएंगे 6वें से 7वें पीरियड पर क्या मिलेगा आपको, आप वहां से एफ आयतन इलेक्ट्रॉन भरना शुरू हो जाता है ना। और जैसे ही एफ में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू हो जाएगा तो आप जानते हैं वहां पे एफ में होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन की क्षमता होती है, 18 में 14 जुड़ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 18 14 32 हो जाता है। ये इंटरवल्स कैसे बदलते हैं आई होप मेरे बात समझ गए होंगे। 2 से 8 कैसे हुआ, जब तक 2 था खाली एस में इलेक्ट्रॉन भर रहा था, पी नहीं था। जैसे ही पी आया 2 और 6 मिलकर 8 हो गया। आगे भी एस पी ही कंटिन्यू किए तो 8 का आप 8 बना रहा। फिर 8 का 18 कैसे हो गया, डी आ गया, डी में होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो 8 का 10 18 हो गया। आगे फिर 18 क्यों कंटिन्यू किया, क्योंकि अगले पीरियड में भी कोई भी एफ नहीं आया, इसलिए 18 का 18 बना रहा। फिर ये 32 कैसे हुआ, अगले पीरियड में क्या हो जाएगा, एफ में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू हो जाएगा, और जब एफ में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू हो जाएगा तो 18 और एफ का 14 मिलके 32 हो जाएगा। तो इस तरह से इन इंटरवल्स का भी मतलब हमको समझे रखना है। बार बार चैट आप लोगों का अटक रहा है, चलिए इसको ठीक करते हैं, करवाते हैं अभी। अब तो बात क्लियर हो गई ना। अब तो आप इंटरवल भी समझ गए कि 2 वाला बदल के 8 कैसे हुआ, 8 बदल करके 18 कैसे हुआ, और 18 बदल के 32 कैसे होगा। ठीक है ना। अब तो कोई डाउट नहीं है ना। देखिए केमिस्ट्री में यही है, जितना ज्यादा खुद से क्वेश्चन पूछिए, खुद से क्वेश्चन पूछिए, उसका आंसर जानने की कोशिश करिए, अगर नहीं आंसर निकलता है तो उस क्वेश्चन को ट्रांसफर करिए अपने टीचर के ऊपर कि ये कैसे हुआ। जितना ज्यादा आप इंक्विजिटिव होंगे उतना ही आपकी बात बनेगी। ठीक है ना। चलिए चंचल अंशिका ठीक है। तो अभी क्या था, अभी तो हम लोग का पीरियोडिसिटी इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन था। अब आपको दिखाई पड़ गया साफ साफ बात में क्या होता है। अब हम आ जाते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी पर। तो बस यहीं से अपना लैंग्वेज बन जाएगा पीरियोडिक प्रॉपर्टी वाला भी, यहीं से हमारा लैंग्वेज बन जाएगा पीरियोडिक प्रॉपर्टी। ये बात आप नहीं भूलेंगे, आपको बताने आना चाहिए कि 2 का 8 कैसे हो गया, आगे 8 रिपीट कैसे किया, फिर 8 का 18 कैसे हो गया, 18 रिपीट क्यों किया, फिर 32 कैसे हो गया। ये बात आपको बताने आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर खाली एस में इलेक्ट्रॉन भर रहा था, पी भरने लगा, तो पी में 6 होते हैं, 2 6 मिलके 8 हो गया। आगे भी वही कंटिन्यू किया, 8 का 8 रह गया। फिर 8 का 18 कैसे हो गया, यहाँ पर डी में इलेक्ट्रॉन भरने लगा, डी में 10 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 8 10 मिलकर 18 हो गया। आगे वही कंटिन्यू किया। फिर 18 का 32 कैसे हुआ, यहाँ पर एफ आ गया, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 18 14 32 हो गया। ठीक, ये सब बातें समझने की हैं। चलिए आते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। यहाँ क्या बोलेंगे, दो, यानी हम इसमें हम लिखेंगे क्या कि ऐसी प्रॉपर्टीज जो क्या करती हैं, जो क्या होती है सर्टेन इंटरवल के बाद रीअपीयर होती है। जब भी पीरियोडिक वर्ड आया तो बस एक लाइन याद करना है, सर्टेन इंटरवल के बाद रीअपीयर होना, यही है पीरियोडिसिटी, हिंदी में आवर्तता कहते हैं। सर्टेन इंटरवल के बाद रीअपीयर होना पीरियोडिसिटी। तो जो प्रॉपर्टी जो गुण ऐसा व्यवहार करेगा उसे हम कहेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टी। ठीक है ना। तो हम लिखने जा रहे हैं कि दोज प्रॉपर्टीज किसकी प्रॉपर्टी, एटम की। दोज प्रॉपर्टीज ऑफ एटम
विच शो, जो प्रदर्शित करती हैं, विच शो पीरियडिसिटी का मतलब क्लियर है ना, सर्टेन इंटरवल के बाद सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉपर्टी का रीअपियर होना, पीरियडिसिटी आर कॉल्ड पीरियडिक प्रॉपर्टीज, और एक एक करके हम सारी पीरियडिक प्रॉपर्टी को पढ़ने चल रहे हैं। ठीक, तो निश्चित अंतराल के बाद उसी घटना का फिर से प्रकट होना, उत्पन्न होना कहलाता है पीरियडिसिटी, ये बात मत भूलिए। और शुरुआत कहां से करें? अपने जन्मदिन से, कि 1 साल के बाद फिर दोबारा हमारा जन्मदिन आएगा, फिर 1 साल के बाद फिर दोबारा आएगा। शुरुआत करिए सनराइज से। अभी सनराइज हुआ जितने बजे, ठीक 24 घंटे बाद फिर दोबारा सूरज निकलेगा, फिर 24 घंटे बाद फिर दोबारा सूरज निकलेगा, या सनसेट, सूर्य का डूबना, 24 घंटे बाद फिर दोबारा सनसेट होगा, सूर्यास्त होगा। संडे, फिर 7 दिन के बाद फिर दोबारा संडे आएगा। जनवरी, 12 महीने के बाद फिर दोबारा जनवरी आएगी। ऐसा है, इसे पीरियडिसिटी है। और उसी को लेकर के अपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में पहुंचिए। आप इस क्लास के बाद खुद अपने मन से 3-4 पीरियड का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिएगा, वैलेंस शेल का। खुद देखिए कि क्या आपको दिखाई पड़ रहा है कि इन इंटरवल के बाद वही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लास के बाद ये सारी बातें जरा देखिए। पहले क्या करिए, आप लोग वीडियो ढंग से देख लिया करिए, टाइम मिले तो थोड़ा सा इसको एक बार आप दोबारा देख लिया करिए, और उसके बाद बस अपना मोबाइल ऑफ करिए और कॉपी पेन उठाइए और खुद लिखिए। आप जानते हैं, किसी ने कहा भी है कि जितना लिखिए उससे ज्यादा क्या करिए, जितना पढ़िए उससे ज्यादा लिखिए, है ना, और उससे ज्यादा क्या करिए समझिए, ये कहा गया है। तो ठीक है, बहुत ज्यादा लिखने का आपके पास टाइम नहीं होता और आपको बहुत ज्यादा कोई थ्योरी तो लिखना है नहीं, लेकिन समझना तो है ना, ग्रैस्प तो करना है ना, फील तो करना है ना। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको एक आध बार लिख लीजिए। मान लीजिए नहीं पेन चलाना चाहते हैं, अपने मुंह से बोल के चुपचाप ऐसा करिए, बस मुंह भी बंद है, आंख भी बंद है, आप बोल भी रहे हैं, अपना खुद बोलिए, समझिए। और उसके बाद से चूंकि हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तो वो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करें उतना ही अच्छा, ठीक है ना, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करें उतना ही अच्छा। और इन चैप्टर के प्रैक्टिस कहां से आप करेंगे, ध्यान दीजिएगा, नीट का और आईआईटी का क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। मार्केट में दुनिया भर के मिले हुए हैं। आपके अपने टीजीटी पीजीटी की किताब को छूना भी मत, घटिया टाइप किताब कुछ रहता होता नहीं है, पता नहीं किसने उनको लिखा हुआ है। हकीकत यह है कि जितना वर्क आईआईटी और नीट पे हुआ है, ऑल इंडिया लेवल पे, ऑल वर्ल्ड लेवल पर कह दीजिए, उतना वर्क कहीं नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो टीजीटी पीजीटी का जो मैटर, जो क्वेश्चन है घटिया मार्केट में है, उसको लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, एक बार लेके देखना है क्या, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवश्य देखने हैं। बाकी इनकी गाइड्स में कोई दम नहीं होता, घटिया टाइप की 2 कौड़ी की हैं, हाथ से छूना भी हमारे हिसाब से मना है। लेकिन नीट की और आईटी की अगर आप बुक्स लेंगे तो स्टैंडर्ड की बुक्स हैं, अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, उनकी प्रैक्टिस करिए। और इन पर कमांड करने के बाद तब आपको जो मन कर रहा हूँ करिए, आप फ्री हैं तब, ठीक है ना। तब उसके बाद से चाहे टीजीटी पढ़ो चाहे पीजीटी पढ़ो, जो मन करे करो। लेकिन हम प्रैक्टिस जहां से भी करें, करने के बाद लास्ट में जिस एग्जाम को लेके हम सीरियस हैं, जिस एग्जाम को लेके हमारा टारगेट है क्लियर करने का, उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अवश्य देखना है, ये ध्यान दीजिए। तो प्रैक्टिस के लिए बेस्ट बुक कौन सी है, नीट और आईटी की बुक्स, ठीक। इन चैप्टर, जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, इन चैप्टर के लिए जो सबसे अच्छी बुक वही है। इन पर कमांड करने के बाद फिर आपका मन करे तो टीजीटी वाली बुक भी देख लीजिए। हालांकि वो पढ़ने के लिए आपको फिर कोई टाइम नहीं देना पड़ेगा, तो नॉवेल जैसे आप पढ़ जाएंगे। ये सब करने के बाद आपको तुरंत क्या करना है कि अपने जिस एग्जाम को लेकर आप सीरियस हैं, जिस एग्जाम को लेकर आप तैयारी कर रहे हैं, उनके PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जरूर देखेंगे, है ना। और जब वो क्वेश्चन सॉल्व होने लगे तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तब आप कंफर्म हो लीजिए कि हाँ बस अब जो कमिंग एग्जाम होगा उसमें बहुत अच्छा कर लेंगे, ठीक है ना। तो मैंने आपको सोर्स ऑफ स्टडी भी बता दिया। वैसे हम भी ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे आपको, इसके लिए निश्चिंत रहिए आप। चलिए अब हम लोग एक एक करके पीरियडिक प्रॉपर्टी ले रहे हैं। सबसे पहली पीरियडिक प्रॉपर्टी हमारी रहेगी एटॉमिक एनायनिक रेडियस। तो मैं ये मान के चलूं कि आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बिल्कुल मास्टर हो चुके हैं। उस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का यहाँ पर बहुत ज्यादा यूज है, और आप अपने PYQ लेके देखेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई पड़ेगा
कि बड़े छोटे छोटे एटॉमिक नंबर वाले एटम ही हमसे पूछ जाते हैं। मतलब 3 पीरियड जो हमने लिखा था ना, ये मोर देन सफिशिएंट है। और खाली हमारी बात मत माना करिए, आप लोग हमारे लेक्चर के बाद अपनी बुक उठा के भी देख लिया करिए जहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है ना। हालांकि आपको तो पूरा ही आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है, फिर भी मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन आपके फर्स्ट सेकेंड थर्ड, बहुत होगा तो फोर्थ पीरियड, एटॉमिक नंबर 30 तक का तो आपको रटा होना चाहिए लाइन से। 30 तक का आपको रटा होना चाहिए। जल्दी जल्दी बताइए हमको, आप में से किसको अभी अभी एटॉमिक नंबर 30 तक के सारे एलिमेंट नोन है? जल्दी ईमानदारी से बताइए, आप में से कितने लोगों को अभी अभी तुरंत एटॉमिक नंबर 30 एकदम लाइन से याद है? 1 2 3 4 5 करके 30 तक का सोच के बताइए। आप कह देंगे हम मान लेंगे, आपसे पूछने थोड़ी जा रहे हैं, आपसे हम कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं करने जा रहे हैं, बस खाली आप बताइए हाँ हमको याद है। चलिए, नेहा को याद है, गुड। बाकी लोगों को भी याद होगा ना? और नहीं याद है तो आज ही याद कर लीजिए। हम ज्यादा नहीं देखे, वैसे तो आपको पूरी पीरियाडिक टेबल याद कर लेना चाहिए, लेकिन कम से कम 30 तक का अवश्य आपको याद करना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, इसका भी कह रहे हैं, इंडियन यूनियन को याद है, आप सबको याद होगा। मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसकी बार बार हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर पूरा का पूरा 1 से लेकर 30 तक, ठीक है ना। हम लोगों ने कहाँ तक का लिखा था? 18 तक का तो लिखा ही था, 18 तक का बोर्ड पे अपने था ही, 18 तक का तो हम लोगों ने बोर्ड पे लिखा ही था। देखिए क्या आपका आर्गन 18 आपका हो गया। 19 कौन होता है? पोटेशियम। 20 होता है कैल्शियम, हो गया, 20 तक का हो गया। उसके बाद से 10 एलिमेंट आपके कहाँ के हैं? डी ब्लॉक वाले कौन कौन? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, हो गया 30, ठीक है ना। हालांकि आप आगे भी याद कर डालिए, रोक नहीं कोई, लेकिन 30 तक का तो भाई पक्का आपको ढंग से याद होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे ही जब डी ब्लॉक आप पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो डी ब्लॉक में वैसे तो आप जानते हैं 4 उसमें ग्रुप, मतलब इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, लेकिन कम से कम 2 आप अवश्य याद कर लीजिए। एफ ब्लॉक की दोनों सीरीज आपको रटी होनी चाहिए। अब आप कहेंगे बार बार बढ़ाते जा रहे हैं, पीरियाडिक प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए 30 से काम चल जाएगा, लेकिन आपको डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक भी तो अलग से पढ़ने पड़ेंगे। जब एफ ब्लॉक पढ़ेंगे तो 4f के 14 एलिमेंट, जिसको आप कहते हैं लेंथेनाइड। अभी से करिए ना, अभी आप खाली बैठे हैं, आप खूब टाइम करिए। 4f के 14 एलिमेंट, उसके बाद से 5f के 14 एलिमेंट, जो हम कहते हैं एक्टिनाइड। ऐसे टुकड़े टुकड़े में याद कर डालिए। और आजकल तो तमाम दुनिया भर का आप जानते हैं कौन कौन गीत कविता क्या क्या मतलब यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसका भी हेल्प ले सकते हैं, आप लोगों के पास होगा भी, उसको कर डालिएगा। तो अभी जो मेरा काम है 30 तक से चल जाएगा। हालांकि आप आगे चल करके जब डी ब्लॉक अलग से पढ़ेंगे तो कम से कम 2 या 3 सीरीज, यानी 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज आपको याद हो जाना चाहिए डी ब्लॉक का। ऐसे जब एफ ब्लॉक पढ़ेंगे तो एफ ब्लॉक के दोनों 4f मतलब 14 लेंथेनाइड और 5f मतलब 14 एक्टिनाइड आपको रट लेने चाहिए। तो ऐसे इस तरह से पढ़ने का तरीका अपनाइए, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं अपनी पहली पीरियाडिक प्रॉपर्टी, इस उम्मीद के सारे या उस उम्मीद के साथ कि आपको ये सब एलिमेंट याद है, अच्छी बात है। चलिए, अच्छा आप लोग ये बात दिमाग में मत बैठाना कि इतना नीचे से कर रहे हैं, नीचे से नहीं कर रहे हैं भाई, बेस यही है। और आप इस वीडियो लेक्चर के बाद तुरंत अपना PYQ खोलिएगा, TGT का, PGT का, LTGIC का, प्रवक्ता GIC का, और देखिए इसमें से क्वेश्चन आपको पक्का मिल जाएगा, ठीक। तो नीचे ऊपर क्या होता है, आपको बिना टेंस और ट्रांजिशन पढ़े क्या आपको लगता है कि MA की बुक पढ़ लेंगे? इंग्लिश की नहीं पढ़ सकते। तो अगर इंग्लिश सीखना है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पे जाना पड़ेगा। अगर प्रेजेंट यार कक्षा 2 की बात कौन पढ़े? अरे भैया ये बिल्कुल ट्रांसलेशन पढ़ना है तो कक्षा 2 हो, चाहे कक्षा 5 हो, चाहे कक्षा 12 हो, हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ना पड़ेगा। सारे टेंस हमको पढ़ने पड़ेंगे, ग्रामर के नियम हमको पढ़ने पड़ेंगे, वोकैबुलरी हमको याद करना पड़ेगा, तब ना ट्रांसलेशन पर पहुंचेंगे। तो वही हाल आपका होता है कि केमिस्ट्री के रिएक्शंस और उनके मैकेनिज्म हमको अल्टीमेटली सीखना है, समझना है, लेकिन उससे पहले सारी कहानी सीखनी पड़ेगी। और एक कहानी क्या है? बिल्कुल हमारे केमिस्ट्री का ग्रामर है। अगर इसको, हाँ, जो लोग कहते हैं केमिस्ट्री बड़ी बोरिंग है, जल्दी भूल जाती, बड़ी कठिन है, उनका ग्रामर ही कमजोर है, उनको पीरियाडिक प्रॉपर्टी नहीं आती, उनको केमिकल बॉन्डिंग पे मास्टर लेवल कमांड उनका नहीं है,
उनको जीओसी नहीं आती, तो बस वही बात समझ लो कि बिना टेंस और ट्रांसलेशन पढ़े सीधे अगर लगेंगे कि आप पूरा ऐसे लगेंगे कोई पढ़ने तो समझ में आएगा आपके, नहीं आएगा। बिल्कुल यही हकीकत है। तो जितने लोग केमिस्ट्री को बुरा भरा कहते हुए सुने जाते हैं, देखे जाते हैं, उनका यही हाल है, उनका केमिस्ट्री ग्रामर ही कमजोर है। तब क्या करें हम उनके लिए। तो मजे की बात है, पूरी आपके केमिस्ट्री का ग्रामर तो है ही है, साथ में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है ना। देखिए चंचल, आप खुश हैं, हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है, हमेशा जिंदगी भर खुश रहिए। लेकिन असली खुशी तो तब मिलेगी जब आप अपना फाइनल रिजल्ट देख लेंगी पेपर में और हमको भी बता देंगी, हम लोग को बता दें, हमको अशोक जी को बता देंगे कि हमारा इसमें सिलेक्शन हो गया और हमारी ये रैंक है। तो असली खुशी तो उस दिन मिलेगी। ठीक है, आप खुश हैं, भगवान करे हमेशा खुश रहें आप सभी लोग। लेकिन हमको उस खुशी का या उस खुशी के दिन का इंतजार रहेगा जब आप कहेंगे हमारा यहाँ पे सिलेक्शन हो गया। ठीक है ना। चलिए, होगा, वो भी आएगा दिन, इंतजार करिए परीक्षा के दिन का। चलिए आते हैं हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टी पर, और पहले करते हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। देखिए हम लोग यहाँ पर 3-4 तरह के रेडियस पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन जो सबसे अधिक हम यूज करेंगे उसको पहली वाली रहेगी, और इनफैक्ट जिसका यूज करके हम अपने नीट के, आईआईटी के, टीजीटी, पीजीटी के से सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसको दुनिया रिजेक्ट कर चुकी है। यानी जिसको दुनिया रिजेक्ट कर चुकी है, साइंटिस्ट जिसको नहीं मानते हैं, उसी को हम पढ़ के उसी के बेसिस पे सारी केमिस्ट्री पढ़ डालेंगे अपनी। ये है आपके इंडिया का साइंस में लेवल, कि जिसको दुनिया रिजेक्ट कर चुकी है उसी को हम लोग सेलेक्ट किए हैं, उसी को मान के पूरी केमिस्ट्री हम पढ़ा देंगे आपको, और वही पढ़ के आप लेक्चरर भी बन जाएंगे। लेकिन असल में ये बात जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो दुनिया वर्ल्ड वाइड ये डिफिनेशन रिजेक्ट हो चुकी है, और जो वास्तव में रियल डिफिनेशन है उस डिफिनेशन को हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे, लेकिन उस पर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, या एकाध से कभी पूछ लिया जाए। और जिसको रिजेक्ट किया जा चुका है उसी पर वास्तव में क्वेश्चन आएगा, उसी को बेस मान के अपनी पूरी केमिस्ट्री हमको पढ़ डालनी है। तो वही हम पहले पढ़ने चल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अपने यहाँ इंडिया में ऐसा हालांकि पब्लिकली कहना थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन अपने यहाँ के पास जो सरकारें हैं उनको बुक्स को रीराइट या रिवाइज कराने का फुर्सत नहीं है। अगर मैं एनसीईआरटी किताब की बात करूं तो जो किताब आपके फादर पढ़े थे वही किताब आप भी पढ़ रहे हैं, और वही बुक थोड़े हेर फेर के साथ अगली पीढ़ी भी पढ़ेगी। उसका कंटेंट बदलता बदलता नहीं है। ये लोग खाली करते हैं क्या, कभी 11 अब बहुत पुरानी बुक आप देखेंगे क्या मिलेगा, जो 11th में था 12th में चला गया, 12th वाला 11th में चला गया, तो कुछ चैप्टर निकाल दिए गए, कुछ चैप्टर डाल दिए गए, लेकिन उस चैप्टर का जो कंटेंट है वो जस का तस है, और वही हाल हर जगह का है। लेकिन ठीक है, हमें क्या और, तो हम लोग अच्छा ही है कि कुछ ना तो बुक में नया लिखा जा रहा है, ना हमको नया पढ़ना है। हमको दुख इस बात का होता है कि साइंस के लेवल पे गवर्नमेंट काम कम कर रही है, करना चाहिए। हमारा साइंस आप जानते हैं डेली ग्रो होने वाला ब्रांच है, नए नए रिसर्चेज हो रहे हैं और शामिल करना चाहिए, और कम से कम ग्रेजुएशन लेवल पर या हम तो करें इंटर लेवल पे जरूर शामिल कर देना चाहिए, है ना। लेकिन ठीक है, जो है सो है। अभी हम लोग जो हम नहीं कर उसके लिए क्यों परेशान हो। हाँ, ये है कि हमारे लिए फायदेमंद इसलिए है कि अगर नई नई इनपुट्स आती रहती है तो हमारा जो सिलेबस है और लेंदी और वास्ट होता जाता, हमारी परेशानी होता। तो हमारे तो ठीक ही है कि सिलेबस नहीं बदल रहा है, तो वही हम पढ़ते रहते हैं और अपना सेक्शन पाते रहते हैं, अपना काम हो ही रहा है। ठीक है सर, ये बड़ा परेशान कर रहा है एंटीवायरस का जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है। चलिए ठीक है, देखिए हम क्या यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हम सब जानते हैं अपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम से कि एक न्यूक्लियस होता है। ये मान लिया आपका न्यूक्लियस हो गया, ये हमने लिख दिया, इसको हमने N से लिख दिया, और यहाँ पर एक डाट लगा दिया जिसको हम न्यूक्लियस का सेंटर मानेंगे। ये रेड कलर की डाट लगा दिया, N फॉर न्यूक्लियस समझिएगा, ये हमारा सेंटर हो गया। ठीक। अच्छा, एक बात आप और जानते हैं, याद रखिएगा, फर्स्ट पीरियड में जितने एलिमेंट हैं उनमें खाली एक सेल होती है। ये बात आप याद रखें, आप जानते भी होंगे
जितने नंबर का पीरियड होता है उसमें उतने ही सेल्स होती हैं। सेल क्या होते हैं आप सब जानते हैं कि न्यूक्लियस के चारों तरफ का हुआ स्फेरिकल या सर्कुलर पाथवे जिसमें इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, दौड़ते रहते हैं। यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ का मान लिया हमने ऐसे दिखा लिया होता, ये सर्कुलर पाथ जहां पे इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाते हैं उन्हें हमने कहते हैं सेल। इस हमने रेड कलर सेल बना दिया। याद रखिए अगर आपका एलिमेंट अगर फर्स्ट पीरियड का है तो वहां पे क्या होगा ध्यान दीजिएगा, उसमें मिलेगा आपको एक वहां पे एक यहाँ पे न्यूक्लियस होगा n और उसके चारों तरफ यहाँ पर एक होगी सर्कुलर पाथ मतलब सेल। ये फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट मिलेगा, फर्स्ट पीरियड में मिलेगा। सेकंड में क्या मिलेगा भाई आपको, तो सेकंड पीरियड में क्या मिलेगा, देखिए सेंटर में न्यूक्लियस सब में मिलेगा, ये न्यूक्लियस आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पे दो सेल्स मिलेंगी ना। सेकंड पीरियड के सारे एलिमेंट के पास दो सेल होती है, याद कर लिए सेकंड पीरियड का हमारा एलिमेंट हो गया है ना। ऐसे थर्ड पीरियड में जाएंगे तो वहां क्या मिलेगा, वही बात, यहाँ पर एक न्यूक्लियस मिलेगा, ये न्यूक्लियस मिलेगा, और यहाँ चूंकि एलिमेंट आपका थर्ड पीरियड का है यहाँ पे 3 सेल्स मिलेंगी, 1 2 3। ये मान लिया आपकी, ये हमने फर्स्ट सेल मान लिया, ये सेकंड सेल हो गई और ये थर्ड सेल हो गई, है ना। तो ऐसे याद रखिएगा जितने नंबर का आपका पीरियड होता है उसके एलिमेंट में उतनी ही सेल्स होती हैं। तो फर्स्ट पीरियड के जो दोनों एलिमेंट आपके हैं उनमें खाली एक सेल होगी। सेकंड सेल में आपके पास कितने एलिमेंट हैं, 8 एलिमेंट हैं, उनके पास यहाँ पे 2 सेल होगी। थर्ड पीरियड वालों में 3 सेल्स होंगी। फोर्थ पीरियड के एलिमेंट्स में 4 सेल्स होंगी। पांचवें पीरियड के एलिमेंट में 5 सेल्स होंगी। सिक्स्थ सेल के एलिमेंट में 6 सेल्स होंगी, 6 पीरियड के, और सेवेंथ पीरियड के एलिमेंट में 7 सेल होती हैं। ये बात आप याद कर लीजिए, चाहे लिख के आप देख लीजिए, ठीक है ना। तो जो जितने नंबर का आप जानते हैं आपका होता है पीरियड, उसमें उतनी ही होती हैं सेल्स। ये सब बात याद रखिए और खुद बना के देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने कह दिया हमारा फर्स्ट पीरियड में कौन है, हाइड्रोजन है और कौन है, हीलियम, तो क्या कन्फ्यूजन बनेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट यानी पहली सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ क्या है 2 यानी पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर आप सेकेंड पीरियड में आते हैं, मान लीजिए मैं कहूँ कि शुरुआत कहाँ से होती है आपकी, शुरुआत होती है कहाँ से, लिथियम से। तो लिथियम आपका पहला एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर इसका हो जाएगा 3। तो कैसे लिखते हैं 2 and 1, देखिए 2 सेल हो गई, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही सेकेंड पीरियड में जितने भी आपके एलिमेंट हैं सब में लिख डालिए, सब में आपको बस यही क्या 2 2, अगली बार 2 3, फिर 2 4, फिर 2 5, फिर 2 6, ऐसे करते करते मिल जाएगा। यानी कि याद रखना है कि जितने नंबर का होता है पीरियड उतनी ही सेल्स उस पीरियड के एलिमेंट में होती हैं। यानी अगर फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है तो उसके पास 4 सेल होंगी, लिख के देख लीजिए। फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है उसके पास 5 सेल होंगी। सिक्स्थ पीरियड का एलिमेंट है उसके पास 6 सेल होंगी। आप ये बात याद कर लीजिए और लिख लिख के देख लीजिए ताकि आपको भूले ना, ठीक। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक एनायनिक रेडियस, ठीक। पहले हम बात कर रहे हैं एटॉमिक रेडियस की। अब देखिए रेडियस सिंपली क्या है, एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस किसके बीच में है, ध्यान दीजिए मेरी बात का, बस सेंटर ऑफ द एटम, मान लीजिए हमने कहा चलिए हम इसी को ले लेते हैं, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेके सबसे बाहर के सेल यानी आउटर मोस्ट से लिए, इसी डिस्टेंस को हम कहते हैं एटम होगा तो एटॉमिक रेडियस, और आयन पर हो, आयन होगा तो हम बोलेंगे आयनिक रेडियस। तो याद क्या करना है, ये सिंपली एक डिस्टेंस है। अब भाई कोई डिस्टेंस आप बताएंगे तो ये बताएंगे ना कि डिस्टेंस किसके बीच में है, लखनऊ इलाहाबाद की दूरी है कि नाक और कान के बीच की दूरी है, कुछ तो बताना पड़ेगा। तो क्या याद करना है, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल, इतनी बात याद रखिए, दूरी है। एटॉमिक एनायनिक रेडियस क्या है, दूरी है, डिस्टेंस है, किसके बीच में, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल, यही डिस्टेंस क्या है, वही हमारी एटॉमिक रेडियस है। अगर एटम होगा तो एटॉमिक रेडियस कहलाएगी, और अगर यही आयन हो जाएगा तो आयनिक रेडियस कहलाएगी, ठीक है ना। मान लिया हम बात करें यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ये सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस मान लिया आपका ये हो गया, और ये हमारी फर्स्ट सेल है, तो ये डिस्टेंस क्या हो गई हमारी, यही डिस्टेंस हमारी हो गई एटॉमिक रेडियस। यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 सेल हो गई, तो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस हुआ, यहाँ से क्या करना है, वैलेंस यानी सबसे बाहरी सेल तक आना है, यहाँ से लेके यहाँ तक आइए, तो हो गया आपका क्या, एटॉमिक रेडियस हो गया। यहाँ क्या करना है, ये सेंटर ऑफ न्यूक्लियस यहाँ से लेके बाहरी सेल तक आइए, यहाँ तक, ये डिस्टेंस हो गया आपके एटॉमिक रेडियस, ठीक है ना।
तो क्या होती है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल या वैलेंस सेल। तो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेके सबसे बाहरी सेल के बीच की दूरी को एटॉमिक रेडियस कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए हमसे कोई डिफिनेशन तो पूछेगा नहीं, क्वेश्चन कैसे आएगा, 4 या 5 एलिमेंट लिख दिए जाएंगे, एटम लिख दिए जाएंगे, या हो सकता मिक्स कर दिया जाए, कोई एटम रहे, कोई उसी में केटायन रहे, कोई उसी में एनायन रहे। अब पूछ लेगा कि लार्ज, अच्छा इसी को साइज भी कहते हैं कि लार्जेस्ट साइज किसकी है, या स्मॉलेस्ट साइज किसका है, या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज क्या है, या इंक्रीजिंग साइज ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज क्या है। ये 4 तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले हम डिफिनेशन समझे रहे हैं, बाकी बात आगे बन जाएगी। अच्छा एक बात आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि जैसे मान लीजिए अगर आप कह रहे हैं कि अगर आपका एलिमेंट है यहाँ पे खाली बस एक ही सेल है, तो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से पहली सेल की बीच दूरी होगी ना भाई, हमको आउटर मोस्ट सेल तक जाना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से लेके बस फर्स्ट सेल तक आप जाएंगे। लेकिन मान लीजिए अगर आपका सेकेंड, अगर आपके एलिमेंट में अगर 2 सेल्स हैं, तब क्या करेंगे, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेके और सेकेंड सेल तक जाएंगे, दूर तक जाएंगे, यानी देखिए दूरी बढ़ गई। ऐसा मानिए अगर थर्ड पीरियड का है तो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से आप थर्ड सेल तक जाएंगे, दूरी और बढ़ जाएगी। तो इसमें एक बात हमको दिखाई पड़ रही है, वो ये कि नंबर ऑफ सेल बढ़ने के साथ साथ रेडियस क्या होती है, बढ़ती जाती है। साफ साफ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर न्यूक्लियस से खाली पहली सेल तक है, यहाँ न्यूक्लियस से दूसरी सेल तक की दूरी है, यहाँ न्यूक्लियस से थर्ड सेल तक की दूरी है, आगे न्यूक्लियस से फोर्थ सेल तक चला जाएगा, फिफ्थ तक चला जाएगा। यानी एक कंक्लूजन हम यहाँ पे साफ साफ ड्रा कर रहे हैं, वो ये है कि नंबर ऑफ सेल बढ़ने के साथ एटॉमिक एनायनिक रेडियस बढ़ती है। एक बात याद रखिएगा। तो डिफिनीशन हमारी हो गई, क्या होती है, डिफिनीशन के साथ एक फैक्टर भी हमारे सामने आ गया। डिफिनीशन क्या है, इट इज सिंपली द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल। ये हमारी डिफिनीशन हो गई। और यहीं पर एक फैक्टर भी हमको दिख गया कि नंबर ऑफ सेल बढ़ने के साथ रेडियस बढ़ती है। ये बात आपकी हो गई। अभी हम इसी पर अपने आप को लिमिट कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए ऐसा, तो फिर पहले मैं डिफिनेशन लिख दूं, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस या साइज भी आप कह सकते हैं, साइज। ये क्या है, सिंपली डिस्टेंस है, इट इज द डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस between center of nucleus, center of nucleus and outermost cell, सबसे बाहरी सेल, इसी आप वैलेंस सेल भी कह सकते हैं, आउटरमोस्ट सेल यानी कि वैलेंस सेल। ऐसे मेजर किस में करेंगे, नापेंगे किसमें, इसमें दूरी है। चूंकि डिस्टेंस बहुत ही छोटी है तो आप इसको एंगस्ट्रॉम या माइक्रोन में मेजर करेंगे। अब किलोमीटर मीटर में भी हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, हमको बदलने आता ही आता है, लेकिन चूंकि डिस्टेंस बहुत ही छोटी है, भाई एटम हमको दिखाई नहीं पड़ता, इतना छोटा है, तो उसका न्यूक्लियस कहाँ दिखाई पड़ेगा। तो इसकी डिस्टेंस हमेशा याद करिएगा, हमेशा सारे जो मेजरमेंट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोग्राफ से होते हैं। और यहाँ पर याद रखिएगा हमेशा जो है वो माइक्रोन या एंगस्ट्रॉम में एक्सप्रेस किया जाएगा। ठीक है ना। अब मेन बात जो हमको सब में पढ़ना है, तो 2 लाइन की डिफिनेशन पढ़नी है, सब में ही काम करना है, जितना भी हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। मेन जो हमारा फोकस होगा वो किस पे होगा, उसके फैक्टर पे। हमारे दिमाग में क्या रहना चाहिए, हमारे एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन का पैटर्न या टाइप। क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, 4 या 5 एटम या आयन या दोनों का मिक्सचर हमको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसमें लार्जेस्ट साइज या रेडियस किसकी है, या स्मॉलेस्ट साइज या रेडियस किसकी है, या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस या साइज क्या है, या इंक्रीजिंग साइज ऑफ एटम या रेडियस क्या है। ये पूछा जाएगा हमसे। ठीक है ना, ये हमसे पूछा जाएगा। तो उसी पैटर्न पे हम लोग को ले चलना है। और वो हमको कौन बताएगा, तो हमको ये पता रहे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेडियस को अफेक्ट करते हैं, मतलब साइज को घटाते अथवा बढ़ाते हैं। अगर हम ये जान जाए तो बात बन जाए। ठीक, तो आगे हम आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेडियस। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेडियस, टाइम हो गया,
टाइम रोक दें, ठीक। तो देखिए जरा साहब, अब हम लोग डेफिनेशन समझ गए, बात समझ गए। अगली बात जो है, अब अगले क्लास का टाइम हो गया है, तो मैं हेडिंग हालांकि लिख दे रहा हूँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेडियस या साइज। इसको थोड़ा सा आप लोग पढ़ के आ पाइएगा, आप लोग सब जानते ही हैं। मेनली हम इस पर प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस ज्यादा है कि आपने थ्योरी थोड़ी सी पढ़ी, हम लोग को थ्योरी को लिखना उखना है नहीं, हमको तो क्वेश्चन का आंसर देना है। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करें। तो चलिए आगे हम फैक्टर अफेक्टिंग द साइज वाली बात यहीं पर हम क्लास को, आपको हम यहीं किसी नोट पे हम क्लास को रोकते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द साइज या रेडियस ऑफ एटम्स, ठीक है ना। आई होप कि आप क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे, समझ में आप सब ऑलरेडी पहले पढ़े लिखे हुए लोग हैं, ऐसी बात थोड़ी ना है। मैं कुछ ट्रिक्स आपको बता दूंगा, वो बातें आपके काम आएंगी। ठीक है, चलिए यहीं रुकते हैं। थैंक्स टू ऑल।